सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास और अध्याय चल रहा है हमारा छठा, जिसका नाम है 3 वर्गों में विभाजित। ये बातें हम पढ़ रहे हैं, तो आगे पढ़ें उससे पहले आपको बता दूं, ये पाठ किसान वर्ग, सामंत वर्ग, पादरी वर्ग, अलग अलग वर्ग में हमने पढ़ा था, तो इसको दोबारा जरूर पढ़ें। अब पढ़ेंगे 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। यूरोप, ठीक है। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। यानी जहाँ तेज गर्मी होती थी जिस ऋतु में, वहाँ अब क्या पड़ने लगी? तेज ठंड पड़ने लगी। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफानों और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया। ठीक है, कोई तूफान आए, बाढ़ आए, उसे क्या, जो बड़े बड़े फार्म थे कृषि के वो नष्ट हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चारागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ था। चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसका तत्कालीन परिणाम था अकाल। 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौत हो गई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को बढ़ाना पड़ा और सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं और 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ, तो दूसरे देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए, जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप, जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग रहा, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें कालवलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहां की जनसंख्या का 40% थी। फिर देखो, इतने बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने कुटुंबियों के साथ नाश्ता कर उसी रात्रि को दूसरी दुनिया में अपने पूर्वजों के साथ रात्रि भोजन किया होगा। लोगों की हालत दयनीय थी, क्योंकि प्लेग रोग आ गया था जिसे देखा नहीं जा सकता था। वे हजारों की संख्या में प्रतिदिन बीमार होते थे और बिना किसी मदद के मर जाते थे। अनेक खुली गलियों में मरते थे और बाकी अपने घरों में मरते थे। इसका पता उनके सड़े शरीर की बदबू से चलता था। चूँकि पवित्र कब्रिस्तान इतनी अधिक संख्या में शरीरों को दबाने के लिए प्राप्त नहीं थे, अतः उनको सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी कंदकों में डाल दिया जाता था सीधा ही, जैसा कि पोत में सामान को भरा जाता है और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती थी। ये किसका कथन है? ये जियोवानी बोक्चियो इतालवी। यानी प्लेग रोग के कारण उस समय यह समस्या आ गई थी कि एक को शमशान भूमि में दफनाते, इतने में दूसरा तैयार, तीसरा तैयार, ऐसी स्थिति। व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए। बंद समुदाय में जैसे मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आता था, तो सबको इससे बीमार होने में देरी नहीं लगती थी। लगभग प्रत्येक मामले में कोई नहीं बचता था। जैसे अब कोरोना आया ना, कोरोना वायरस, वो प्लेग थी। प्लेग इससे भी खतरनाक थी। आजकल यानी उससे पहले दवाइयाँ वगैरह नहीं होती थी, आजकल तो इलाज हो सकता है और अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। प्लेग शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 360 और 370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख से घटकर 1400 में 450 हो गई।
इस विनाश लीला के कारण आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई थी। खरीदारों को कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरी की दरों में 250% तक वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल वह अपनी पुरानी दरों से दुगने की मांग कर सकता था। सामाजिक असंतोष। इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। मजदूरी की दरें बढ़ने और कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। जैसे आज है ना, हर वर्ग का व्यवसाय का प्रभावित हो रहा है कोरोना से, तो उस समय भी यही हुआ था। और अपनी पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलन कर दिया। इसका कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1328 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए गए। यद्यपि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीकों से उन स्थानों पर हुए जहाँ पर आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि थी। यह इस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोह की तीव्रता ने सुनिश्चित कर लिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था काफ़ी अधिक विकसित थी जिसे पलटा नहीं जा सकता था। इसलिए यद्यपि लॉर्ड विद्रोह का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि दासता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे। अब देखो 11वीं से 14वीं शताब्दी में क्या हुआ। 1066 में नॉर्मन लोगों की एंग्लो सक्सेनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय। 1100 के पश्चात फ्रांस में कैथीड्रलों का निर्माण। 1315-17 यूरोप में महान अकाल। 1347-50 में ब्यूबोनिक प्लेग। 1338-1461 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध। और 1381 में कृषकों में विद्रोह। राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक हलकों में हुए विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ होते रहे। 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोप शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकारी ने राजाओं को नए शासक कहने लगे। फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी 7 और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निर्कोष शासक थे, जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की गई नई संभावनाओं की शुरुआत की। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक था। जागीरदारी और सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेने बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकें और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई, जो पूर्ण से उनके अधीन थी। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली की शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गए। नए शासक 1461 से 1559 फ्रांस के नए शासक और 1474 से 56 तक स्पेन के नए शासक और 85 से 1485 से 1547 इंग्लैंड के नए शासक। करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व हुआ, जिससे वे पहले से, कर बढ़ा दिए तो राजस्व प्राप्त होगा ना, आय सरकार की खूब होती थी, जिससे वे पहले से बड़ी सेनाएं रख सके। इस तरह उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और विस्तार किया और राजसत्ता के प्रति होने वाले आंतरिक प्रतिरोधों को दबाया। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि केंद्रीकरण का अभिजात वर्ग ने विरोध नहीं किया। राजसत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था। इंग्लैंड में विद्रोह हुए, जिनका 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में दमन कर दिया गया। फ्रांस में लुई 11वें को ड्यूक लोगों राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अवरकोटे के अभिजातों और अधिकतर स्थानीय भाषाओं के सदस्य ने भी अपनी शक्ति के जबरदस्ती हड़पने जाने का विरोध किया। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं
और क्षेत्रीय स्वतंत्रताओं के बीच संघर्ष थे। ये नेमूर का दुर्गुदान। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक चतुरतापूर्ण परिवर्तन किया। नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्दी ही अपने को राजभक्तों में बदल लिया। इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत माना जाता है। वास्तव में लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा के सामंत थे, शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए, परंतु नई शासन व्यवस्था नई महत्वपूर्ण तरीकों में अलग थी। शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्त विश्वास और अपनी आपसी आत्मनिर्भरता पर टिके थे। अब वह व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। सभी राजा या राजतंत्र, चाहे वे कितने भी कमजोर हो, शक्तिशाली हो, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते हैं जिनके पास सत्ता हो। सत्ता इस प्रकार के सहयोग को निश्चित करने का समाधान बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिया या प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए धन गैर अभिजात वर्गों जैसे व्यापारियों और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण साधन बन गया। वे राजाओं को धन उधार देते थे, जिसका उपयोग सैनिक को वेतन देने के लिए करते थे। शासकों ने इस प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए भी स्थान बना दिया। फ्रांस और इंग्लैंड का बाद का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बनता है। 1614 में बालक शासक लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे स्टेट्स जनरल कहते हैं, जिसके 3 सदस्य थे, जो 3 वर्गों पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और प्रतिनिधित्व करते थे, का एक अधिवेशन हुआ। इसके पश्चात 2 सदियां 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना चाहते थे। इंग्लैंड में जो कुछ हुआ वह बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को मंत्री परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। ठीक है, कोई भी काम करना तो मुख्यमंत्री का कर। यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुआ, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे। चार्ल्स प्रथम ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में इसे प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना की। परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनर्व्यवस्था हुई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार, गणतंत्र का मतलब जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, और इंग्लैंड में राजतंत्र है। इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के बीच अलग अलग दिशाएं बनाई। ध्यान रखना, इंग्लैंड है, कोई है, किसी भी देश से किसी भी प्रकार का कुछ न कुछ हमने संविधान के तहत लिया है। तो ये पार्ट हो गया आपका 3 वर्ग वाला। पूरा प्रश्न थोड़े ही याद कर लेना, ये 4 तो याद होने चाहिए आपके। कल अपने पढ़ेंगे 7वां पार्ट।